नेक्स्ट पार्ट जो मेडिसिनल आपके पास एप्लीकेशन आती है, वो है आपके पास जीन थेरेपी का। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां से हम कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है बॉडी के अंदर कि वो पर्टिकुलर एंजाइम जो कुछ चीजों को बनाने के लिए चाहिए वो जीन एब्सेंट होते हैं, और उन जीन को हम बाहर से पर्टिकुलर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके पास उन डिजीजेस को ओवरकम किया जा सके या उनको ट्रीट किया जा सके। तो यहाँ पर एक बहुत कॉमन डिजीज है जिसका नाम है स्किड। तो ध्यान दीजिएगा, इस डिजीज के बारे में मेंशन है आपकी बुक के अंदर। तो स्किड क्या है जी? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ध्यान दीजिए, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी मीन बाय इम्यून सिस्टम जो है वो एक तरह से अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। उसका मेन कारण है एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। एडिनोसिन आपके पास डीएमिनेज नाम का एक एंजाइम होता है, उसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से आपके पास जो बोन मैरो होती है, वो बोन मैरो के जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के अंदर। तो ना तो बी लिम्फोसाइट है ना तो टी लिम्फोसाइट है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एंटीबॉडीज की जनरेशन नहीं हो पाएगी एंटीजन के अगेंस्ट में। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसे पर्टिकुलर जो आपके पास पेशेंट्स होंगी उनका सर्वाइवल ज्यादा समय नहीं हो पाता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 6 साल तक ऐसे बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंसी होने की वजह से या बी और टी लिम्फोसाइट्स की आपके पास एब्सेंस होने की वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम लगातार जनरेट होती है। तो ध्यान दीजिएगा, साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने ये किया कि जो आपके पास एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाला जो आपके पास एंजाइम है, इसको बनाने वाला जो जीन है उन्होंने वो डिस्कवर कर दिया। देखिए, सिंपल सी बात है कि किसी नॉर्मल पर्सन की बॉडी के अंदर वो जीन अवेलेबल होगी जो एडिनोसिन डीएमिनेज बनाती होगी, और वही आपके पास एडिनोसिन डीएमिनेज बोन मैरो सेल को आपके पास कन्वर्ट कर देता है या डिफरेंशिएट कर देता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के अंदर। अब मान लीजिए वो जीन अगर एब्सेंट हो जाए तो इसका मतलब है वो एंजाइम भी एब्सेंट हो गया, तो बोन मैरो सेल आपके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है जी ये। अब साइंटिस्ट बहुत चालाक थे, उन्होंने क्या किया, उनको ये पता लग गया कि एंजाइम तो बेसिकली प्रोटीन होते हैं, तो मीन बाय इनको बनाने वाला भी कोई ना कोई एंजाइम कोई ना कोई जीन होगा। तो उन्होंने उस जीन की डिस्कवरी कर ली कि जिसकी वजह से एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम बनता है। तो देखिए, बहुत सिंपली उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बोन मैरो में आपके पास पर्टिकुलर जो लिम्फोसाइट अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में पड़ गए थे, है ना, अभी तक वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाए पूरी तरह से, उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर जीन को आपके पास उस पर्टिकुलर लिम्फोसाइट के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश की। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल किया कि बोन मैरो के अंदर ही बेसिकली वो एडिनोसिन डीएमिनेज नाम के एंजाइम को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बोन मैरो के जो सेल्स होंगे वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और अगर वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास वर्किंग एफिशिएंसी जो है आपके पास आना शुरू हो जाएगी, एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, किसी पर्सन की जो बोन मैरो है उसके बनने की जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो तो आपके पास इंट्रा यूट्राइन चलना शुरू हुई थी, मीन बाय जब बच्चा मां के पेट में था उसी समय आपके पास रेड बोन मैरो की जनरेशन होना शुरू होती है, और लेटर ऑन वही रेड बोन मैरो आपके पास येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेफिशिएंसी आपके पास इंट्रा यूट्राइन आपके पास आ गई है उसको पूरी तरह से ओवरकम कर पाना तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर हम पर्टिकुलर उस जीन को उस समय इंसर्ट करें जब आपके पास टू सेल स्टेज है, मीन बाय जाइगोट जब बन रहा था उसी दौरान में अगर हमें यह पता लग जाए कि कोई ना कोई जीन की डेफिशिएंसी है और उस जीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारियां हो सकती हैं, तो टू सेल स्टेज के दौरान ही कहीं ना कहीं वो आपको जीन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपके पास एग्जैक्टली में वो पर्टिकुलर चीज लाइफ लॉन्ग हो पाएगी। अदरवाइज
उसके बाद कुछ समय तक आप ट्रीट कर पाएंगे, उसके बाद उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। अब क्यों ऐसा मैंने ये कहा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट है, उस पेशेंट में आपको ये चीज पता लगती है 4 से 6 साल की उम्र में या उससे ज्यादा साल की उम्र में, ठीक है। तो उस दौरान में आपको ये पता लग गया कि ऐसा है कि स्किड नाम की डिजीज है, और वहां पर हमें ये पता है कि एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम बोन मैरो में नहीं है, इसीलिए बी और टी लिम्फोसाइट नहीं बन रहे हैं। वो जीन हमने क्या करने की कोशिश की है, उस जीन को हमने बोन मैरो में एज सच में इंसर्ट कराने की कोशिश की है। तो बोन मैरो में इंसर्ट कराना तो पॉसिबल इतना ज्यादा बढ़िया से नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश है कि हम कहीं ना कहीं उस चीज को इन्फ्यूज करने की कोशिश करें। अब चलिए वो अगर चीज नहीं पॉसिबल हो पाए तो हमने क्या किया था, वो पर्टिकुलर जीन डिस्कवर कर लिया था जिससे एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम बन सकता है। तो एडिनोसिन डीएमिनेज नाम के एंजाइम को ही हम वापिस से ब्लड के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करेगा, जो बोन मैरो सेल होंगे उनको डिफरेंशिएट करवा देगा बी और टी लिम्फोसाइट के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है जी, वो एंजाइम कुछ समय तक के लिए तो बॉडी के अंदर वर्क कर सकता है, लेकिन उस कुछ समय के बाद में वो एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक चीज की एक पर्टिकुलर लाइफ है, उसके बाद वो आपके पास सर्वाइव नहीं कर पाता है। अब फंडामेंटल क्लियर हो गया जी। अब देखो क्या हुआ, एडिनोसिन डीएमिनेज नाम के एंजाइम ने बोन मैरो सेल से बी और टी लिम्फोसाइट बनाए। अब बी और टी लिम्फोसाइट की जो लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट 8 to 9 डेज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार 8 से 9 दिन के बाद में हमें एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एंजाइम लगातार इंसर्ट करना पड़ेगा बॉडी के अंदर या बोन मैरो सेल्स या बोन मैरो के अंदर, ताकि लगातार बी और टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होकर बनते रहें। अदरवाइज आपके पास उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। ये तभी परमानेंट ट्रीटमेंट इसकी की जा सकती है जब आपके पास वो स्पेसिफिक एंजाइम जो एडिनोसिन डीएमिनेज को बनाता है, उस जीन को हमने 2 सेल स्टेज में आपके पास इंसर्ट कर दिया है, तभी जाकर आपके पास ये पर्टिकुलर स्किड नाम की डिजीज से पूरी तरह से क्योरेबिलिटी है। अदरवाइज कुछ समय के लिए आप सर्वाइवल बढ़ा सकते हैं पेशेंट का, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसीजर है, पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसीलिए मैक्सिमम टाइम में उस अनअफोर्डेबिलिटी की वजह से ही आपके पास पेशेंट्स की मौत हो जाएगी। क्योंकि देखिए 7 से 8 दिन के बाद में लगातार एडिनोसिन डीएमिनेज नाम के इस पर्टिकुलर एंजाइम को बॉडी के अंदर डलवाना ये बहुत आसान नहीं है, बहुत खर्चीला काम है। जीन थेरेपी वैसे ही बहुत ज्यादा कॉस्टली है। पहली बार इस जीन थेरेपी को आपके पास 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी 1990 में, उसकी बॉडी के ऊपर बेसिकली इसको किया गया था और वहां पर हम सक्सीड हो गए थे, बच्चे का सर्वाइवल हो गया था 10 साल की उम्र तक। 10 साल के बाद में वो भी सर्वाइव नहीं कर पाई, लेकिन वहां से हमें इस जीन थेरेपी के बारे में पता लगना शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं अगर हम वो जीन डिस्कवर कर लें जिसकी वजह से स्पेसिफिक कुछ आपके पास जेनेटिक डिजीजेज होती हैं या हेरिडिटरी डिजीजेज होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होती हैं, उनकी क्योरेबिलिटी कहीं ना कहीं पॉसिबल है। तो ये कहलाती है आपके पास स्किड डिजीज या एडिनोसिन डीएमिनेज नाम की डेफिशिएंसी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ऐसा नहीं है पूछा नहीं गया है, 2-3 बार तो अभी पिछले रिसेंट 6 साल के पेपर अगर आप उठाकर देखें तो आपको स्किड से क्वेश्चन मिलेगा। तो स्किड इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी which is due to the deficiency of the gene that is producing the adenosine deaminase नाम का एंजाइम। इसको ADA एंजाइम कहते हैं बहुत कॉमन भाषा के अंदर, that is adenosine deaminase। तो ये पक्का से याद रखिएगा, जब ये आपका एंजाइम नहीं होता है तो बोन मैरो के सेल बी और टी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। चलिएगा नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। देखिए हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करने वाले हैं, वो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखिए कुछ नहीं है, सेम फंडामेंटल वैसे ही है। हम किसी और पर्टिकुलर स्पीशीज से एक पर्टिकुलर जीन को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे जो डिजायरेबल है और उसको पर्टिकुलर दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम प्लांट की डिफरेंट स्पीशीज से वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कहलाएंगे, जो प्लांट बने या रिकॉम्बिनेंट जो आपके पास है उनको कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट है, और एनिमल्स के अंदर अगर हम ये चीज करने की कोशिश करेंगे तो उसको कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स है कुछ नहीं है, सेम फंडामेंटल वही है जो हमने अभी तक एप्लीकेशंस में पढ़ा कि जो डिजायरेबल जीन है वो दूसरे की बॉडी में से निकालिए,
जहां पर आपको लगता है कि वो डिजायरेबल जीन आपको अवेलेबल हो जाएगा और उसको पर्टिकुलर दूसरे ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर आपके पास जीनोम के साथ में जोड़ने की कोशिश करिए और उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसको रेप्लिकेट करवाने की हमें कोशिश करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए अब क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर में किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। तो देखिएगा हमारे पास यहां पर हमने प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं और यहां पर लिखा हुआ है कि हमने क्या क्या चीजें की हैं, ठीक है, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया। तो देखिएगा सबसे पहले आती है गोल्डन राइस। देखिए सबने पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहले नहीं पढ़ी है, हम इसको वापिस से बस डिक्टेट करेंगे। ध्यान दीजिए क्या है, गोल्डन राइस को आपके पास स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट है आपके पास, उसने इसको बनाकर दिया, ठीक है। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस गोल्डन राइस को डेवलप किया और इस गोल्डन राइस की ये खासियत है, इसमें विटामिन ए का कंटेंट आपके पास ज्यादा है, ठीक है। अब है क्या जी, गोल्डन राइस का नाम गोल्डन इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो कलर है वो स्लाइटली येलोइश है, ठीक है। जो राइस ग्रेन है वो स्लाइटली येलोइश होती हैं। आपने देखा होगा जो आज की डेट में बासमती आती है ना, वो बासमती बेसिकली येलोइश होती है। उस बासमती की बेसिक खासियत क्या है, उसमें जो स्टार्च का कंटेंट होता है वो भी ज्यादा होता है और सेकंड थिंग जो आपके पास विटामिन ए का कंटेंट है वो भी ज्यादा होती है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ये ढूंढ लिया कि आपके पास विटामिन ए को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। तो विटामिन ए को बनाने के लिए जो आपके पास मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है बीटा कैरोटीन। ध्यान दीजिए, बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी के अंदर कैरोटीनोइड आपके पास या कैरोटीन बनाने का काम जो है वो लीवर का होता है। तो लीवर में बनने वाली जो कैरोटीन होती है उसी की वजह से विटामिन ए की सिंथेसिस जो है वो आपके पास में लीवर के अंदर हो सकती है। अब ये जो राइस है इसके अंदर तो ऐसी चीज नहीं हो सकती थी कि डायरेक्टली वहां पर विटामिन ए की सिंथेसिस हो सके। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट एक काम किया। उन्होंने क्या किया, बीटा कैरोटीन जीन की डिस्कवरी की और उन्होंने वो पर्टिकुलर जीन एक्सट्रैक्ट आउट किया डैफोडिल प्लांट से। देखिए ध्यान दीजिए, बीटा कैरोटीन जीन फ्रॉम अ डैफोडिल प्लांट उन्होंने बेसिकली एक्सट्रैक्ट आउट की है और कुछ सर्टेन बैक्टीरिया में भी आपके पास ये बीटा कैरोटीन नाम की जीन होती है और इसको बेसिकली राइस के जीनोम के साथ उन्होंने इंटीग्रेट किया और जब राइस के जीनोम के साथ वो इंटीग्रेट हो गया तो हमारे पास एग्जैक्टली में उस जीनोम की भी ये कैपेबिलिटी हो गई कि वो आपके पास इस बीटा कैरोटीन से विटामिन ए की सिंथेसिस कर सकता है। तो जो आज की डेट में हमारे पास जितना राइस आता है वो बेसिकली आपके पास विटामिन ए एनरिच्ड होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे भी एक कहानी है कि ये गोल्डन राइस बेसिकली क्यों जरूरत पड़ी। तो एक बार आपके पास 1957 और 58 में जब आपके पास आजादी हो गई, उसके बाद में जब एक पर्टिकुलर चीज को नोट किया गया कि ऑल ओवर इंडिया में जो मोस्ट कॉमन डिजीज क्या है, तो वो देखी गई नाइट ब्लाइंडनेस बहुत कॉमन है लोगों के अंदर। और उस समय जो चाइल्ड ब्लाइंडनेस चल रही थी, मीन बाय नाइट ब्लाइंडनेस का एक पर्टिकुलर फंडामेंटल ज्यादातर बच्चों में था आपके पास में उस समय। तो जब वो चीज नोट डाउन की गई कि ये क्यों हो रही है, तो उस समय ये पता लगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से रात में जो है वो दिख नहीं पाता है बच्चों को। तो ये ऑल ओवर इंडिया ऐसा हो रहा था कि आपके पास वो नाइट ब्लाइंडनेस के जो पेशेंट्स थे वो बहुत ज्यादा नंबर में थे। तो उस समय साइंटिस्ट ने एक इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई कि एक ऐसा फूड इंग्रेडिएंट ढूंढना चाहिए जो पूरे इंडिया में एज एन यूटिलाइज होता हो, स्टेपल फूड की तरह, जिसको लगातार लोग कंज्यूम करते हो। कोई भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां पर उसका यूज ना होता हो। तो राइस जो है एवरी पर्टिकुलर प्लेस पर एज एन यूटिलाइजिंग रिसोर्स ऑफ फूड जो है वो यूज होती है। तो उन्होंने इसी राइस के अंदर उस जीनोम को इंसर्ट करने की कोशिश की और मैंने बता दिया इसका कारण वही है कि क्यों इसको यूज किया गया, क्योंकि ये सबसे कॉमन स्टेपल फूड है और गोल्डन राइस की खासियत विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज की डेट में नाइट ब्लाइंडनेस के केसेस आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, जीरो ऑप्थेल्मिया के केसेस आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमली विटामिन ए की डेफिशिएंसी अब होती नहीं है, क्योंकि वो जितना विटामिन है वो आपके पास कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चावल के अंदर आपको पड़ा हुआ मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। चलिएगा नेक्स्ट है आपके पास जो बायोटेक्नोलॉजिकली एप्लीकेशन से हमने ट्रांसजेनिक दूसरा प्लांट बनाया जो आपके पास वीट है।
अब देखिएगा इस वीट की खासियत क्या है। वीट की खासियत है इट इज बेसिकली रेजिस्टेंट टू अ हर्बिसाइड दैट इज पीपीटी। बहुत कॉमनली आज की डेट में उसको बास्ता के नाम से आपके पास कमर्शियल नेम है इस पर्टिकुलर वीट का। अब ध्यान दीजिएगा ये पीपीटी है क्या, ये है आपके पास फॉस्फोफिनोथ्रीसिन। देखिएगा बहुत कॉमनली जो पुराने आपके पास हर्बिसाइड्स आते हैं उनमें ये बहुत कॉमनली आपको इंग्रेडिएंट मिलेगा फॉस्फोफिनोथ्रीसिन। तो ध्यान दीजिएगा आज की डेट में साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर ऐसी वीट आपके पास इजाद कर ली है जो आपके पास रेजिस्टेंट है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर आपके पास हर्बिसाइड। देखिए मैंने एक पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था कि हम जितने हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो होता क्या था कि जब ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड वीडिसाइड जो भी हम चीजों को यूज करते थे उसकी वजह से फूड चेन में बायोमैग्निफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट आ रहा था। अब देखिए अब सिंपल सी बात है आप कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर चीजों का यूज कर कर ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन क्वांटिटेटिव वैल्यू बढ़ने पर नुकसान भी साथ में झेलना पड़ रहा था। इसीलिए बायो हर्बिसाइड बायो इंसेक्टिसाइड का कॉन्सेप्ट आया, बायो वीडिसाइड्स का कॉन्सेप्ट आया, अदरवाइज वो कॉन्सेप्ट नहीं आते। तो आज की डेट में हमारे पास नेचर में जो वीट है वो आपके पास हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीट आपके पास अवेलेबल है जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आपके पास कर कर बनाई है। और वो हर्बिसाइड जिसके अगेंस्ट में आपके पास ये वीट तैयार की गई है वो है पीपीटी दैट इज फॉस्फोफिनोथ्रीसिन। तो ये पक्का से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है ब्रेसिका नेपस। ध्यान दीजिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। तो जरा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या किया गया, ये जो ब्रासिका नेपिस है ये ब्रासिका नेपिस के जो सीड होते हैं इन सीड से जो बेसिकली आपके पास ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस ऑयल में बेसिकली आज की डेट में एक कैपेबिलिटी है आपके पास हिरुडिन उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और हमें ये मालूम है हिरुडिन जो है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट की तरह आपके पास बिहेव करती है। अब ध्यान दीजिए साइंटिस्ट ने क्या किया होगा, बहुत सिंपल सी बात है, क्या किया साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया कि हिरुडिन को बनाने वाला जीन कौन सा है, पता लगा लिया होगा। हिरुडिन को बनाने वाले उस जीन को आइसोलेट कर लिया और आइसोलेट करने के बाद में उसने पर्टिकुलर उस जीन को ब्रासिका नेपिस के जीनोम के साथ में आपके पास एड ऑन कर दिया। यही करेंगे, जैसे ही वो जीन उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा तो इंटीग्रेट होने पर वो हिरुडिन जो है अब आपके पास कहीं ना कहीं जो सीड्स हैं जो पर्टिकुलर ब्रासिका नेपस के हैं उनके अंदर जो आपके पास ऑयल इंग्रेडिएंट है उसके अंदर बेसिकली ये कैपेबिलिटी होगी कि कहीं ना कहीं उस ऑयल के अंदर वो हिरुडिन है। अगर वो ऑयल बेसिकली आपके पास किसी की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा तो वो पर्टिकुलर आपके पास ऑयल की ये कैपेबिलिटी होगी कि उसके अंदर हिरुडिन है और वो हिरुडिन आपके पास कहीं ना कहीं मेडिसिनल पर्पस से आपके पास यूज करता हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि वो आपके पास ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है उसकी वजह से। तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं किया गया, एक पर्टिकुलर हिरुडिन को बनाने वाला जीन हमने पता कर लिया, उसको आइसोलेट कर लिया और उसको ब्रासिका नेपिस स्पीशीज के साथ हमने बेसिकली उसके जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो ब्रासिका नेपिस के जो सीड के अंदर बेसिकली ऑयल है उस ऑयल में ये कैपेबिलिटी है कि उसमें हिरुडिन है और अगर वो ऑयल हम यूज करते हैं तो आपके पास उस ऑयल के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने की कैपेबिलिटी मौजूद होगी।